Hello children, today we are going to continue reading chapter 4 of your geography book further. तो हम यहाँ पे जो चैप्टर 4 क्लाइमेट है इसको मैंने पहले से पढ़ाना शुरू कर लिया है। तो मैं कल के वीडियो में यहाँ पे क्लाइमेटिक कंट्रोल्स तुम्हें पढ़ा रही थी और मैंने वहाँ पे तुम्हें बताया था लैटिट्यूड के बारे में, ऐसे करके एल्टीट्यूड के बारे में बताया था, प्रेशर एंड विंड सिस्टम के बारे में बताया था, डिस्टेंस फ्रॉम द सी के बारे में पढ़ाया था। उसके साथ साथ मैंने ओशन करंट्स के बारे में भी तुम्हें कल बताया था। तो आज हम इस चैप्टर को फर्दर पढ़ेंगे और यहाँ पे हम जो 6th क्लाइमेटिक कंट्रोल है जो कि रिलीफ है उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। लेकिन इससे पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन है फाइंड आउट में, उसको मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेती हूँ। तो ये जो क्वेश्चन है फाइंड आउट का ये तुम्हें दिख जाएगा पेज नंबर 27 में। ओके, लुक एट योर बुक इफ यू हैव इट। तो यहाँ पे फाइंड आउट में दिखेगा why most of the world's deserts are located in the western margins of continents in the subtropics। तो याद रखो क्वेश्चन पूछ रहा है कि सब ट्रॉपिकल रीजन में, सब ट्रॉपिकल कहने पर ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर की ओर 35 डिग्री नॉर्थ तक और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से 35 डिग्री साउथ तक। तो इसको हम कह रहे हैं सब ट्रॉपिक्स। तो यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है कि ये जो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन है यहाँ पे बोला गया क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्यों यहाँ पे वर्ल्ड के जो डेजर्ट्स होते ज़्यादातर यहाँ पे वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स पे स्थित है, यानी वेस्टर्न साइड कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न साइड में स्थित है। तो यहाँ पे याद रखना है यहाँ पे ईस्टर्ली विंड्स बहते, तो ईस्टर्ली विंड्स जो होते हैं जो ईस्ट साइड से बहते हुए आएंगे। तो जब ये ईस्टर्ली विंड्स ईस्ट साइड से बहते हुए आएंगे तो ऐसे में जब वेस्ट पोर्शन के आते कॉन्टिनेंट्स के तो उस वक्त तक उसका मॉइस्चर लेवल कम हो जाता है, इसलिए वहाँ पे वो बहुत ही कम बारिश लाते हैं। ऐसे करके नेक्स्ट फैक्टर जो तुम याद कर सकते हो वो ये है कि ज़्यादातर ये जो वेस्टर्न मार्जिन्स होते हैं कॉन्टिनेंट्स के उसके वेस्ट की ओर, यानी ये वेस्टर्न मार्जिन्स में जो इधर पे जो ओशंस वगैरह होंगे उसमें ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पे कोल्ड करेंट्स होते हैं। तो कोल्ड करेंट्स कहने पर जो मैंने कल ही बताया था ओशन करेंट्स जो कोल्ड होते हैं, ठंडा होते हैं, इसी वजह से ये जो कोल्ड करेंट्स होते हैं उतना वो इवापोरेशन नहीं करता, इसलिए वहाँ पे रेनफॉल का मात्रा कम होता है। इसलिए ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है कि ये जो ज़्यादातर जो डेजर्ट्स है वो वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स पे स्थित होते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम ये जो लास्ट यानी कि जो 6th क्लाइमेटिक कंट्रोल है उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं जो कि है रिलीफ। फाइनली रिलीफ टू प्लेस अ मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। तो बोला गया है ये जो रिलीफ है वो भी मुख्य भूमिका निभाता है कोई जगह का क्लाइमेट को निर्धारित करते हो, यानी इट डिटरमाइंस, तो इसका इट डिटरमाइंस द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, इसका भी भूमिका है। हाई माउंटेन्स एक्ट एज बैरियर फॉर cold or hot winds. They may also cause precipitation if they are high enough and lie in the path of rain-bearing winds. तो आगे यहाँ पे बुक तुम्हें समझा रहा है कि हाई माउंटेन्स होते यानी ऊंचे ऊंचे जो पर्वत होते माउंटेन्स होते वो बैरियर का काम करते, बैरियर यानी बाधा का काम करते। हो सकता है वो रोके किसको, कोल्ड विंड्स को, या फिर हो सकता है वो हॉट विंड्स को रोके। ऐसे करके वो प्रेसिपिटेशन करवा सकता है, प्रेसिपिटेशन यानी जो रेनफॉल स्नोफॉल होता है वो करा सकता है। ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है अगर वो ऊंचे होंगे। एंड लाई इन द पाथ ऑफ रेन बियरिंग विंड्स, और वो किसके रास्ते में आएंगे, ऐसे हवाओं के रास्ते में आएंगे जिसमें नमी होता है, रेन बियरिंग यानी जिसमें मॉइस्चर होता है। तो ऐसे हवाओं के रास्ते में अगर वो आएंगे और वो ऊंचे होंगे तो ऐसे में वो बारिश स्नोफॉल वगैरह कराएगा। द लीवर्ड साइड ऑफ माउंटेन्स रिमेन्स रिलेटिवली ड्राई। तो लीवर्ड कहने पर वो जो हिस्सा है जो विंड की ओर फेस नहीं कर रहा है, तो लीवर्ड साइड ऑफ माउंटेन कहने पर वो हिस्सा जो विंड की ओर फेस नहीं कर रहा है उसको हम लीवर्ड साइड कहते हैं। तो उस साइड में क्या होता है बोला गया है रिलेटिवली वो रिमेन्स रिलेटिवली ड्राई, यानी वहाँ पे बारिश तो होती है लेकिन कब, किसके मुकाबले, विंडवर्ड साइड के मुकाबले। एक बार मैं बोर्ड में बना के समझा देती हूँ तुमको। तो मान लो यहाँ पे जो हमारे हिमालयस है, यहाँ पे जो हिमालयस है ऊपर की ओर, तो ये जो माउंटेन्स है हिमालयन माउंटेन्स, तो हिमालयन माउंटेन्स बैरियर का काम करता है, बैरियर यानी बाधा का काम करता है। ऐसे में वो जो कोल्ड विंड्स होते हैं सेंट्रल एशिया से उसको इंडिया की ओर आने नहीं देता, और इसी वजह से हमारे जो इंडिया में जो विंटर्स होते हैं वो माइल्डर होता है, माइल्डर मतलब कम ठंडा होता है किसके मुकाबले, सेंट्रल एशिया के मुकाबले। ऐसे करके जो साउथ वेस्ट मानसून विंड से, मान लो यहाँ पे ऐसा करके हम ड्रॉ करने की समझ ताकि तुम्हें समझ आ जाए। तो मान लेते ये साउथ वेस्ट विंड्स, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स यहाँ से जाएगा, तो ये जो साउथ ईस्ट मानसून विंड्स ऐसे जाएंगे तो इसको भी ये क्या करेगा, ये रोकेगा। तो ये जो साउथ और वेस्ट दिशा है तो साउथ वेस्ट विंड्स जो होता है साउथ ईस्ट मानसून विंड्स जब जाएंगे तो उसको भी वो रोकेगा और रोक के वहाँ पे क्या कराएगा, बारिश कराएगा। तो ये भी याद रखना है तुमको। तो माउंटेन्स का क्या होता है, भूमिका होता है, वो बैरियर का काम करता है, वो रोकता है ठंडा हवा को, गर्म हवा को। साथ में अगर वो ऊँचे होंगे, इतना ऊँचे होंगे कि वो क्या करा सकते हैं, वो रेन बियरिंग विंड से वो क्या करा सकेंगे, प्रेसिपिटेशन भी करा सकेंगे। प्रेसिपिटेशन करने में यहाँ पे रेनफॉल स्नोफॉल की बात मैं यहाँ पे करें।
तो आगे यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा, बोला गया है कि लीवर्ड साइड, हाँ लीवर्ड साइड भी एक बार समझा देते हैं। तो मान लो यहाँ पे कोई पहाड़ है, तो यहाँ पे जब ये हवा इस तरफ से आए तो ये वाला साइड तो मैं थोड़ा बड़ा बनाती हूँ। तो मान लो ये माउंटेन है, तो माउंटेन का ये वाला साइड जिसमें मान लो हवा ऐसे जा रहे हैं, तो ये वाला साइड जिससे हवा हमें देखने को मिल रहा है, तो बह रहा है, तो इसको कहते हैं हम विंडवर्ड। इसको क्या कहते हैं? विंडवर्ड। विंडवर्ड मतलब किस ओर मुड़ा हुआ, विंडवर्ड साइड। और ये वाला साइड, ये वाला हो गया विंडवर्ड साइड, और ये वाला साइड जो है ये वाला, ये हो गया लीवर्ड साइड। तो ये चीज बुक भी तुम्हें समझा रहा है, तुम बुक में भी वहाँ पे देख सकते हो कि लीवर्ड साइड जो होगा वहाँ पे कम बारिश होगी किसके मुकाबले, विंडवर्ड साइड के मुकाबले। और लीवर्ड साइड को हम ज़्यादातर रेन शैडो एरिया भी कहते हैं, तो यार कंफ्यूज नहीं होना है। तो लीवर्ड साइड को हम क्या कहते हैं? रेन शैडो एरिया भी कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट। तो यहाँ पे थोड़ा डिटेल में समझाया गया है ये जो फैक्टर्स के बारे में जो क्लाइमेट को असर करता है, इंडिया के क्लाइमेट को। तो यहाँ पे सबसे पहले लैटिट्यूड बोला गया है। The Tropic of Cancer passes through the middle of the country from the Run of Kutch in the west to Mizoram in the east. तो यहाँ पे याद रखना है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में यहाँ पे बताया गया है, जो इंडिया के लगभग बीचों बीच से गुजरता है और वो हमारे देश को लगभग 2 हिस्सों में बांटता है, इक्वल हाफ में बांटता है। तो यहाँ पे बताया गया है रन ऑफ कच्छ यानी कि जो गुजरात से होते हुए उधर वो जाता है कहाँ तक? तो मिजोरम तक। तो ये चीज़ बुक तुम्हें समझा रहा है। तो ये भी क्या है? तो एक लैटिट्यूड है, एक इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन, जो मैंने तुम्हें कल ही बता रखा है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्री लाइन साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिलोंग्स टू ट्रॉपिकल एरिया। तो बोला गया लगभग आधा हिस्सा हमारे देश का जो ट्रॉपिक्स के यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे की ओर पड़ता है वो कौन से एरिया में आता है? ट्रॉपिकल एरिया में वो आता है। ऑल द रिमेनिंग एरिया नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक्स लाई इन द सब ट्रॉपिक्स। तो ऊपर की ओर जो हिस्सा में हमारा देश का हिस्सा है, यानी कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर की ओर जो हमारे देश का हिस्सा है वो सब ट्रॉपिकल एरिया में आता है। क्योंकि मैंने तुम्हें बोल रखा है कि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ऊपर तक 35 डिग्री नॉर्थ तक ये क्या होता है? सब ट्रॉपिक्स होता है। तो आगे यहाँ पे तुम देख सकते हो, बोला गया है therefore India's climate has characteristics of tropical as well as subtropical climate। तो यहाँ हमें याद रखना है इंडिया का जो क्लाइमेट है, यहाँ पे हमें दोनों ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिल जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक मतलब फीचर्स हमें देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या मैंने बोला अभी लैटिट्यूड के हिसाब से, लैटिट्यूड में मैंने बोला कि एक मुख्य लैटिट्यूड, इंपोर्टेंट लैटिट्यूड जिसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो इंडिया के लगभग बीचों बीच से गुजरता है और इंडिया को लगभग इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल हाफ्स में वो बांट देता है। और हमने यहाँ पे बोला कि रन ऑफ कच्छ से होते हुए वो मिजोरम तक वो ये हॉरिजॉन्टल लाइन गुजरता है। और हमने यहाँ पे पढ़ा कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है यानी कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इसके नीचे की ओर जो इंडिया का हिस्सा पड़ता है वो हो गया ट्रॉपिक्स में पड़ गया। उसके बाद उसके ऊपर में जो इंडिया का हिस्सा पड़ा वो हो गया सब ट्रॉपिक में पड़ा है। इसलिए इंडिया में हमें दोनों ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट के कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे बोला एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मैंने तुम्हें पहले से बता रखा है, हाइट अबव सी लेवल। और मैंने तुम्हें बता रखा है जितना हम ऊंचाई में जाएंगे उतना ज़्यादा टेम्परेचर में गिरावट देखने को मिलेगा, वहाँ पे जो गैसेस होंगे वो लेस डेंस होते जाएंगे। ये सब चीज़ें मैंने तुम्हें पहले से बता रखा है। तो अब आगे यहाँ बुक में देखते हैं क्या बताया गया है। इंडिया हैज माउंटेन्स टू द नॉर्थ विच हैव एन एवरेज हाइट ऑफ अबाउट 6000 मीटर्स। तो हमने ये चीज़ पहले से पढ़ रखा है, हमने फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया जब पढ़ा था तो वहीं पे हमने पढ़ रखा है कि इंडिया के नॉर्थ की ओर वहाँ पे माउंटेन्स है और ये जो हिमाद्री है वहाँ पे मैंने बोला था एवरेज हाइट कितना है, तो 6000 मीटर्स। तो ये चीज़ बुक भी यहाँ पे बता रहा है। आगे बोला गया है कि इंडिया ऑल्सो हैज़ अ वास्ट कोस्टल एरिया वेयर द मैक्सिमम एलिवेशन इज अबाउट 30 मीटर्स। तो इंडिया का एक बहुत ही बड़ा सा कोस्टल यानी कि जो तटीय एरिया है, किनारे वाला एरिया है, तो ये चीज़ बताया गया है। और वो बोला गया है यहाँ पे मैक्सिमम एलिवेशन मतलब ऊंचाई हमें देखने को मिलता है 30 मीटर तक। तो ये कोस्टल एरियाज में हमें कितना एलिवेशन देखने को मिलता है, तो बोला गया 30 मीटर तक का एलिवेशन हमें मैक्सिमम एलिवेशन देखने को मिलता है। The Himalayas prevent the cold winds from Central Asia from entering the subcontinent। तो ये बात मैंने थोड़ी देर पहले भी तुम्हें समझाया कि ये जो एशिया है, एशिया की बात करेंगे तो एशिया में जो इंडिया है वो साउथ की ओर स्थित है। तो यहाँ पे जो सेंट्रल एशिया है, बीच का एशिया, उससे जो ठंडी हवा है इंडिया में आने से कौन रोकता है? हिमालय रोकता है। तो ये चीज़ बुक भी तुम्हें अभी बता रहा है। तो याद रखना है कि सेंट्रल एशिया से जो ठंडी हवा है इंडिया में आने से कि कौन रोकता है? तो इंडिया में कौन सेंट्रल एशिया की ठंडी हवा को आने नहीं देता? तो याद रखो हिमालय से रोकता है। तो प्रिवेंट करना मतलब रोकना। इट इज बिकॉज ऑफ दिस माउंटेन्स दैट दिस सब कॉन्टिनेंट एक्सपीरियंसेस कंपैरेटिवली माइल्ड विंटर्स एज कम्पेयर टू सेंट्रल एशिया। तो इसी माउंटेन की वजह से यानी कि जो हिमालयस है उसकी मौजूदगी की वजह से बोला गया है कि इंडिया में क्या होता है,
अगर हम कंपैरेटिवली बात करें किसके साथ, सेंट्रल एशिया के साथ, तो यहाँ पे माइल्डर विंटर होते हैं। माइल्डर विंटर मतलब ठंडा तो होगा लेकिन उतना ठंडा नहीं होगा जितना कि सेंट्रल एशिया में ठंडा होता है। तो ये चीज़ तुम्हें याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रेशर एंड विंड में तुम देख सकते हो, यहाँ पे बताया गया है द क्लाइमेट एंड एसोसिएटेड वेदर कंडीशंस इन इंडिया आर गवर्न्ड बाय द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। तो यहाँ पे जो इंडिया के जो क्लाइमेट होते हैं और उसके साथ एसोसिएटेड जो वेदर कंडीशंस है वो कौन सी चीज़ों के द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो बोला गया ये एटमॉस्फेरिक कंडीशन इनको गवर्न करते हैं। प्रेशर एंड सर्फेस विंड्स, तो प्रेशर कहने पर मैंने लो प्रेशर हाई प्रेशर मैंने तुम्हें पहले से बता रखा है। हाई टेम्परेचर होगा तो लो प्रेशर होगा, लो टेम्परेचर होगा तो हाई प्रेशर होगा। तो यहाँ पे तुम्हें वही बता रहा है। सेकेंड में अपर एयर सर्कुलेशन, अपर एयर सर्कुलेशन कहने पर ऊंचाई पे कौन सी हवाएं बहते हैं, यहाँ पे हम आगे पढ़ेंगे जेट स्ट्रीम्स के बारे में जो अपर एयर सर्कुलेशन का हिस्सा है। आखिरी में वहाँ पे बताया वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, तो आगे हम यहाँ पे वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस के बारे में भी हम पढ़ेंगे और साथ में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये जो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस है ये मेडिटेरेनियन सी से होते हुए आते हैं और ये बारिश करते हैं नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ हमारे देश के। और आगे यहाँ पे जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं ये हिट करते हैं हमारे कोस्टल एरियाज को, देश के जो कोस्टल एरियाज है तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये जो कोस्टल एरियाज है यहाँ पे वो हिट करते हैं यानी कि उसको स्ट्राइक करते हैं। तो आगे यहाँ पे बोला इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स, तो याद रखो इंडिया नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स के रास्ते पे पड़ता है। तो ये हवाएं जो नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन से बहते हैं तो इसको कह रहे हैं हम नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स। दिस विंड्स ओरिजिनेट फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो बोला गया ये विंड्स कहाँ से शुरू होता है, तो बोला गया ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से, हाई प्रेशर मतलब लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर मतलब लो टेम्परेचर से वहाँ से ये शुरू होता है। They blow southwards, get deflected to the right due to the Coriolis force and move towards the equatorial low pressure area। तो ये जो हवाएं है ये क्या होते हैं, तो जैसे वो वहाँ पे जो हमने बोला रखा है टेम्परेचर लो होता है तो लो टेम्परेचर मतलब हाई प्रेशर होगा, हाई प्रेशर से हवाएं हमेशा लो प्रेशर की ओर आते हैं यानी कि लो प्रेशर मतलब हाई टेम्परेचर की ओर। तो यहाँ पे हमें याद रखना इंडिया में जो हवाएं आते हैं वो है नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स वहाँ पे इंडिया में बहते हैं और ये जो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड से बोला गया है ये कोरियोलिस फोर्स की वजह से डिफ्लेक्ट होते हैं वो कि मुड़ते किस ओर, वो मुड़ जाते हैं। तो याद रखना है कोरियोलिस फोर्स के अनुसार बोला गया है कि ये जो अर्थ है, मान लो ये जो अर्थ मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, तो ये जो अर्थ में मान लेते इक्वेटर है 0 डिग्री क्या है इक्वेटर है। तो यहाँ पे याद रखना है कि कोरियोलिस फोर्स के अनुसार बोला गया है कि जो हवाएं है ये अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो राइट की ओर डिफ्लेक्ट होगा और अगर हम ये साउथर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्ट होगा। डिफ्लेक्ट मतलब वो मुड़ेंगे, बेल्ट किस ओर होंगे, तो ये हो गया नीचे का और साउथर्न हेमिस्फीयर, तो साउथर्न हेमिस्फीयर की ओर लेफ्ट की ओर मुड़ेगा और ऊपर की ओर हमें देखने को मिल रहा है कि वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो राइट की ओर मुड़ेगा। तो यही चीज़ तुम्हें याद रखना है। तो ये क्यों ऐसा हुआ, तो कोरियोलिस फोर्स की वजह से। आगे बोला गया दे ब्लो साउथवर्ड्स गेट डिफ्लेक्टेड, तो जब वो नीचे की ओर साउथ की ओर बढ़ेंगे तो वो डिफ्लेक्ट होगा यानी वो बेंड होंगे राइट की ओर ड्यू टू द कोरियोलिस फोर्स एंड मूव टुवर्ड्स द इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया। तो इक्वेटर में जो लो प्रेशर होता है, इक्वेटर में लो प्रेशर क्यों होता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर होता है तो लो प्रेशर होगा। आगे बोला है जनरली दिस विंड्स कैरी लिटिल मॉइस्चर एज दे ओरिजिनेट इन लो ओवर लैंड देयरफॉर दे ब्रिंग लिटिल और नो रेन। तो यहाँ पे आगे बताया गया है कि ये जो हवाएं होंगे ये जमीन से उसकी उत्पत्ति होने की वजह से, सोर्स उसका जमीन होने की वजह से इनमें बहुत कम मॉइस्चर या फिर ना के बराबर मॉइस्चर हमें देखने को मिलता है, इसलिए हो सकता है वो कम बारिश लाए या फिर ना के बराबर बारिश लाए। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है। हेंस इंडिया शुड हैव बीन एन एरिड लैंड बट इट इज़ नॉट सो। इसी वजह से इंडिया को क्या होना चाहिए, अगर सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड से बहते रहते तो इंडिया एरिड हो जाता, एरिड मतलब सूखा टाइप का ज़मीन हो जाता, सूखा जगह हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, तो हमें याद रखना है मानसून की वजह से, जहाँ पे रिवर्सल ऑफ द विंड्स होता है हमारे देश में। तो यहाँ पे आगे लेट अस सी वाई बोला गया है, तो ये हम पता लगाएंगे आगे जैसे हम पढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स क्या है यहाँ पे समझाया गया है, तुम देख सकते हो ब्लू बॉक्स के अंदर में एन अपरेंट फोर्स कॉज बाय द अर्थ रोटेशन। तो ये एक फोर्स है जो जिसका उत्पत्ति होता है अर्थ के रोटेशन की वजह से। रोटेशन क्या है, तो मूवमेंट ऑफ द अर्थ जो अपना अर्थ जो अपने एक्सिस के इर्द गिर्द घूमता है उसको हम कहते हैं रोटेशन। एक्सिस क्या है, तो एक इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ के सेंटर से गुजरता है, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ज्वाइन करता है, तो ये इमेजिनरी लाइन है। तो इस एक्सिस के इर्द गिर्द जब अर्थ घूमता है तो उसको हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स एक्सिस, उसको हम क्या कहते हैं, हम रोटेशन कहते हैं। तो यहाँ पे आगे बोला गया है कि जब अर्थ रोटेट करता है तो इसकी वजह से कोरियोलिस फोर्स होता है। द कोरियोलिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्लेक्टिंग विंड्स टुवर्ड्स द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो यही चीज़ मैं थोड़ी देर पहले इसमें समझा रही थी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो कोरियोलिस फोर्स है उसकी वजह से विंड जो होते हैं
राइट की ओर डिफ्लेक्ट होते हैं। और आगे यहाँ पे बताया गया है कि एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, और साउदर्न हेमिस्फीयर में वो लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्ट होता है। तो ये चीज़ तुम्हें याद रखना है। आगे बोला गया दिस इज ऑल्सो नोन एज फेरल्स लॉ। तो इस जो कोरियस फोर्स है इसको हम फेरल्स लॉ भी कहते हैं। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, ये जो चैप्टर है इसको हम फर्दर पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो याद रखना यहाँ पे इंडिया में हमने बोला कि नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स बहते हैं। नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स ज़मीन से उसका शुरुआत होता है, इसलिए उसके पास उतना ज़्यादा नमी नहीं होता, उतना बारिश नहीं लाता। तो इसमें अगर हम सिर्फ हमारे देश में सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स बहते तो ऐसे में हमारा देश क्या हो जाता, एरिड यानी कि सूखा जगह हो जाता। लेकिन हम याद रखना इंडिया में मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, और इसी वजह से यहाँ पे रिवर्सल ऑफ द विंड्स होता है। तो सिर्फ हवा एक ही दिशा से आता नहीं, ये हवा वापस लौटेगा भी, इसलिए यहाँ पे याद रखना है हमारे देश में एरिड टाइप ऑफ क्लाइमेट नहीं है। नहीं तो हमारे एरिया क्या हो जाता, तो बोला गया एरिड लैंड हमारा देश बन जाता। सो वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर फॉर टुडे चिल्ड्रन। थैंक यू।